हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप लोगों की अपनी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ, है ना। चलो तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज आपकी फिर से कंटिन्यू है। क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस इज अफेक्टेड बाय। भैया मानव शरीर का कौन सा ऐसा भाग होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? किससे? ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, यानी कि अस्थि शुष्रता से या अस्थि छिद्रता से। ठीक है, अस्थि छिद्रता से प्रभावित होता है। अब ये अस्थि छिद्रता कैसी होती है? तो आप क्या कहेंगे कि मैडम अस्थि छिद्रता में क्या होता है, नॉर्मल बोन हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, जब आपका ऑस्टियोपोरोसिस होने लगे, विटामिन डी की कमी होने लगे या फिर पीटीएच हार्मोन ज्यादा हो जाए, विटामिन डी की कमी होने लगे या फिर पीटीएच हार्मोन ज्यादा हो जाता है, तब आपको समस्या किस चीज की होती है? ऑस्टियोपोरोसिस की होती है, यानी कि अस्थि छिद्रता की समस्या होती है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि छिद्रता की समस्या होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका समस्या है। तो आप क्या देख पाओगे? नॉर्मल बोन और दूसरी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्टेड बोन। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि मैडम ये जो समस्या हो रही है ना, ये बोन में होती है, हमारे हड्डियों में होती है। किस में होती है? बोन्स में होती है, यानी कि हड्डियों में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? भैया कितने क्रोमोसोम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आपको यह बताना है। तो जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, मानव शरीर जो होता है या मानव सेल जो होता है वो डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड होता है मतलब क्या है? ये द्विगुणित कोशिका हमें यहाँ पे मिलती है। क्या मिलती है बच्चे? द्विगुणित कोशिका हमें यहाँ पे मतलब द्विगुणित गुणसूत्र हमें यहाँ पे मिलते हैं। हैप्लॉइड सेल होता है ये, सॉरी डिप्लॉइड सेल होता है, मतलब इसमें 2 पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो पेयर्स मिलते हैं कितने? 23। तो 23 पेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? 23 पेयर्स का मतलब हो जाता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं, 46 गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि मैडम कितने गुणसूत्र मिले हमें? 46। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये हमें कब दिखाई देते हैं? तो ध्यान रखना, जब आपका सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे आपको क्या मिलता है? उस टाइम पे आपको गुणसूत्र विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो गुणसूत्र होते हैं वो पूरे टाइम कैसे रहते हैं? वो क्रोमैटिन धागों के रूप में मौजूद होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए मिलता है, और डीएनए की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित तरंग द्रव्य पर निर्भर करता है। बताइए, द कलर ऑफ द ह्यूमन आई डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट लोकेटेड इन द आई डैश। भैया बताओ कि हमारी जो आंखें हैं, जब भैया देखते हैं हम ऐसी नीली आंखें, काली आंखें, हरी आंखें, तो ये जो अलग अलग प्रकार की आंखें हैं, ठीक है, अलग अलग रंग की आंखें हैं, वो हमें कैसे दिखाई दे रही हैं? बीच में होता है ये प्यूपिल। क्या होता है? ये प्यूपिल होता है। ठीक है, इस प्यूपिल में से लाइट एंटर करती है कि कितनी लाइट एंटर करेगी, लेकिन वो कितनी लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है ये आपके आंख का रंगीन भाग, जिसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? जब ये फैलेगा तो ये प्यूपिल को कवर कर लेता है, तो थोड़ी सी जगह बचती है प्यूपिल में से लाइट को एंटर करने के लिए। तो जब आप किस में जाते हो? जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो, सूरज की रोशनी में निकलते हो, तब ये प्यूपिल फैल जाता है। लेकिन जब आप डिम लाइट में होते हो तो ये प्यूपिल क्या होता है? क्या बोलते हैं, सॉरी, आइरिस जो होता है वो फैल जाता है ब्राइट लाइट में, और जब आप डिम लाइट में जाते हो तो प्यूपिल को फैलना पड़ता है, इसलिए आइरिस सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका आइरिस होता है, जिसकी वजह से आपको आंखों का रंग दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मैडम आंसर हो जाता है आइरिस। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आ जाता है क्या? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किस खनिज को हम येलो केक कहते हैं? प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम? क्या आंसर करोगे? क्या कहोगे? इनमें से किस खनिज को आप येलो केक कहते हैं? प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम? क्या कहोगे?
कि मैडम यहाँ पे ये जो येलो केक होता है ये है आपका यूरेनियम U3O8 पिच ब्लेंड। ये क्या है? यही देखा गया था किसके द्वारा? यही देखा गया था मार्टिन रॉथ के द्वारा, जिन्होंने इसको खोजा। लेकिन इसमें से रेडियो एक्टिविटी होती है, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव है ये बात किसने बताई थी? तो रेडियो एक्टिव होने की इसकी बात बताई थी आपके किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने। यूरेनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, ठीक है, और इसका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो 234 होता है, आइसोटोप जो होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ग्राफ और दिख रहा था आपको, है ना? तो ये जो डायग्राम है, ये जो भारत का मैप है, इसमें आपको वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे यूरेनियम के भंडार हैं। तो आप क्या देखोगे, भारत में जो हमारा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा हमें कडप्पा बेसिन में क्या मिल जाता है? यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर नॉर्थ दिल्ली फोल्ड में, इसके अलावा सिंहभूम जो आपका जोन है वहां, और आपका जो भीमा बेसिन है कहाँ? कर्नाटका में, ठीक है। इनके अंदर हमें क्या मिलते हैं? इनके अंदर हमें यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। साथ साथ अगर मैं उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की और केरल और तमिलनाडु की तटों की बात करूं तो इन तटों पे हमें थोरियम के भंडार मिलते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन करा दिया है यहीं से मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 5, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में डैश मूत्र विसर्जित कर देता है, कितना जो यूरिन होता है वो पास आउट कर देते हैं हम? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या फिर 1.8 लीटर? क्या आंसर करोगे कि मैडम हमने तो एक एवरेज पढ़ा है 1.5 लीटर, तो वो कहाँ कवर हो जाता है? 1.5 लीटर 1.8 लीटर के में कवर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 1.8 लीटर्स यूरिन हम पास आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ईसी कैंडल, डॉयजियन डैम, कार्ल लिनियस या फिर स्टैनफोर्ड मोर? किसको आंसर दिया, किसको विटामिन, किसने खोज करी थी विटामिन के की? तो आंसर क्या आ जाता है कि मैडम विटामिन के की खोज करता थे डॉयजी एंड डैम। कौन थे? डॉयजी, और डैम जो थे एडवर्ड डॉयजी और हेनरिक डैम। ये कौन है? ये आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने विटामिन के को खोजा था। ये जो विटामिन के होता है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, और ये क्या हो जाता है? आपका एंटी हेमरेज विटामिन है, ठीक है। और ये क्या करता है? यह आपके रक्त स्त्रावन रोकने का कार्य करता है, इसीलिए हम इसको रक्त स्त्रावन रोधी विटामिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको? रक्त स्त्रावन रोधी विटामिन कहते हैं। और नेक्स्ट बात क्या आ जाती है आपके इस विटामिन के बारे में कि भैया ये जो आपका विटामिन के होता है, ये जो आपका विटामिन के होता है, यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। किस में मदद करता है? रक्त के थक्के जमाने में मदद करेगा। ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया जनित होता है? बताइए बैक्टीरिया के कारण निम्न में से कौन सा मानव रोग होता है? मीजल्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है या फिर टाइफॉइड यानी कि आंत ज्वर है, जिसको आप मियादी बुखार भी कहते हैं। बताइए कौन सा एक बैक्टीरिया जनित रोग है? देखो मीजल्स यानी कि खसरा की जब बात करते हैं तो यह आपका वायरस जनित है, पोलियोमाइलाइटिस पोलियो करता है, हेपेटाइटिस भी हेपेडिना वायरस के कारण होता है, और आंत ज्वर जो होता है, जो टाइफॉइड होता है, यह आपका सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है? आपका यह आंतज्वर नामक रोग होता है, ठीक है, टाइफॉइड हो जाता है, ठीक, जिसमें आपका इंटेस्टाइन्स प्रभावित होती है, ठीक है, आपको जीभ के ऊपर सफेद लेयर आने लगती है, और जनरली क्या होता है? पानी के माध्यम से संचरित होता है सैल्मोनेला टाइफी,
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित हो जाता है। बताइए इन ट्रीज और प्लांट्स ओवरीज चेंजेस टू डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन। भाई जब भी हम देखते हैं निषेचन की प्रक्रिया तो उसमें वह सीड बन जाता है, स्टेमन बन जाता है, गाइनोशियम बन जाता है या फ्रूट बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे मादा जो प्रजनन भाग होता है आपके प्लांट का वो होता है, 3 चीजें होती हैं उसमें। एक होता है ओवरी, एक होता है स्टाइल और एक होता है स्टिग्मा। इसी ओवरी को हम अंडाशय कह देते हैं, स्टाइल को हम वर्तिका कह देते हैं और स्टिग्मा को हम वर्तिकाग्र कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? वर्तिकाग्र कह देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 भाग हैं आपके किसके, ये 3 भाग जो आपके फीमेल पार्ट के होते हैं, किसके? फीमेल प्लांट के होते हैं। प्लांट का फीमेल भाग होता है। इसमें अंडाशय जो होता है वह किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? यह फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे शायद पेपर में पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है अंडे, यानी कि बीज जो होते हैं वो किस चीज में परिवर्तित होते हैं। तो आप क्या कहोगे? जो ओव्यूल्स होते हैं, जो अंड होते हैं या डिंब होते हैं, जो डिंब होता है वह बीज बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चा? वह बीज या सीड बन जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या कर दोगे आप लोग? यहाँ पे आप लोग आंसर कर दोगे कि मैडम जो अंडाशय, अच्छा अंडाशय पूछा है ना, यहाँ पे ओवरी पूछा है, तो ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। ठीक है, और सीड कौन बनता है? ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? भैया ये जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने करी थी? तो इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिंग ने। ठीक है, किसने खोज करी थी? बेंटिंग ने इसकी खोज करी थी। और दूसरी चीज क्या आ जाती है कि ये जो इंसुलिन होता है ना, ये काम क्या करता है? पहली चीज तो इट इज अ प्रोटीन। ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और ये कैसा है? हार्मोनल प्रोटीन है, हार्मोन वाला प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या कि ये क्या करता है? ये आपके शरीर में जितना भी ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किस कोशिका के द्वारा ये स्त्रावित किया जाता है? तो ध्यान रखना जो इंसुलिन होता है वह बीटा सेल के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। बीटा सेल कहाँ मिलता है? तो ये जो आपकी पैनक्रियाज होती है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं जिनसे क्या होता है? जिनसे आपका ये जो इंसुलिन है ये स्त्रावित होता है। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर क्या कर दोगे? यहाँ पे अग्नाशय यहाँ पे सही उत्तर आ जाता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है, तो देखो ये क्या है? आपका पैनक्रियाज है। अच्छा एक और चीज यहाँ से पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है कि इसकी शेप कैसी होती है। तो ध्यान रखना इसका आकार जो होता है वह पत्ती के आकार का होता है। ठीक है, लीफ लाइक होता है ये। और दूसरी चीज इसका लोकेशन क्या है? तो ध्यान रखना ये डियोडेनम के बीच में और आपके स्टमक के पीछे होता है। ठीक, और आपके शरीर के बाईं ओर यह हमें देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या फिर क्षतिग्रस्त आरबीसी को हटाने में सक्षम है? मतलब आपके शरीर में क्या है? आरबीसी है वो डैमेज हो गई है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो वो डैमेज हो गई है। तो बताइए उस डैमेज्ड आरबीसी को हटाने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? क्या कहोगे कि मैडम आरबीसी को हटाने के लिए हमारे पास आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, जो 120 दिन में आरबीसी मर जाती है। 120 डेज होता है आरबीसी का लाइफ साइकिल। ठीक है, जीवन काल जो होता है आरबीसी का 120 दिन होता है। तो ये जो आरबीसी है ये मरने के लिए कहाँ जाती है? यह मरने के लिए तिल्ली यानी कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाती है। कहाँ जाती है? ये प्लीहा में जाती है। ठीक है,
चलिए जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो प्लीहा होती है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ध्यान रखना आपका जो स्टमक होता है, आपका जो आमाशय होता है, उस आमाशय के जस्ट ऊपर क्या होता है आपका ये स्प्लीन लोकेटेड होता है। कहाँ होता है? आपके आमाशय के जस्ट ऊपर स्थित होता है आपका स्प्लीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। महाधमनी के शीर्ष पर डैश शुरू होती है। अच्छा, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, मतलब किसके कहाँ से महाधमनी स्टार्ट होती है? ऑर्टा स्टार्ट होती है। भैया ये आपका हार्ट है, ठीक है, कहोगे चौकोर हार्ट, जी बिल्कुल हमारा हार्ट चौकोर ही है, हम तो ऐसे ही मानेंगे। तो ये जो आपका चौकोर हार्ट है, ये आप सर्कल बना लो या कुछ भी बना लो, ठीक है, जरूरी नहीं है चौकोर ही बनाओ, आप इसको सर्कल बना लो, ठीक है। तो ये जो आपका हार्ट है, इस हार्ट में ये है आपका राइट ऑरिकल, दाया आलिंद। ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। अब इनमें से यहां पे आती है पल्मोनरी वेना कावा, यानी कि महाशिरा यहां आती है, ठीक है, ऐसे। इधर से कौन निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, जो फुफ्फुस की तरफ रक्त लेके जाती है, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। इधर से क्या आती है? इधर से आती है आपकी पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुस से लेके आने वाली, लंग्स लेके आने वाली, रक्त लेके आने वाली शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। और इधर से निकलती है आपकी ऑर्टा, यानी कि महाधमनी। तो ये जो महाधमनी होती है, हम इसको क्या कह देंगे कि भैया ये जो महाधमनी है कहाँ से शुरू हुई? क्या कह दोगे मैडम? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये शुरू हो जाती है। कहाँ से? बाएं निलय से ये शुरू हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, कहाँ गया? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? आपके शरीर में इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपके शरीर में बनाए जाने वाले 2 विटामिन होते हैं, एक तो इस ऑप्शन में और दूसरा होता है विटामिन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें किस चीज की कि विटामिन कौन सा हमारे शरीर में बना सकते हैं हम लोग, तो हम क्या कहेंगे? विटामिन डी जो होता है, यह सूर्य के प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, की मदद से बनाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? वो कोलेस्ट्रॉल आपका ये जो भी आपका विटामिन है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। क्या बोलते हैं आप इसको? कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, हार्मोनल विटामिन है, हार्मोनल विटामिन है ये, ठीक है, हार्मोन वाला विटामिन आपका ये है, होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? Which of the following is used to study the heartbeat in cardiology? मल्टीमीटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एंथ्रोपोमेट्री या फिर एनोड रे ऑसिलोस्कोप। भैया आपने क्या देखा होगा कि टीवी के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी एक मशीन सी लगी होती है, यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, इसके हाथ से एक तार निकल रही है, ठीक है, जो क्या कर रही है, हाथ नहीं, दिल से, इसके दिल के ऊपर, यहाँ ये इसका शरीर है, इसके दिल के आसपास पूरे चेस्ट एरिया पे यहाँ पे एनोड्स वो लगा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो केमिकल सिग्नल्स यहाँ से रिसीव करते हैं। तो ये जो सिग्नल हुआ, ये यहाँ से इसने लिया और ऑसिलोस्कोप में इसको भेजता जाता है, ठीक है। और ये कौन सा ऑसिलोस्कोप है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, CRO होता है,
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? CRO। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान की निम्नलिखित में शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? मतलब आंत का जो अध्ययन होता है वह निम्न में से किस शाखा में पढ़ा जाता है? फार्मेकोलॉजी, स्पेलेंकोलॉजी, रूमेटोलॉजी या फिर एनेस्थीसियोलॉजी। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं तो जो स्पेलेंकोलॉजी होता है वो आपके जितने भी आंतरिक अंग होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन के माध्यम से इसको करते हैं, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी में आप मेडिसिन की स्टडी करते हैं, इसके अलावा जो रूमेटोलॉजी है वहाँ पे आप र्यूमा बोले तो जो आपका पेन होता है उसकी स्टडी करते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी में आप एनेस्थीसिया की स्टडी करते हो। तो एलिमिनेशन के हिसाब से आप स्पेलेंकोलॉजी बिल्कुल सही उत्तर दे दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से किसकी विषाक्तता को प्लम्बिज्म कहा जाता है? प्लम्बिज्म निम्न में से किसके कारण होता है? क्या कहोगे भाई? देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, फॉस्फोरस की विषाक्तता, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है प्लूटोनियम, चौथा है लेड। तो इनमें से किसके कारण जो आपको होती है यह विषाक्तता हो जाती है? जल्दी से बताएंगे, क्या कहोगे? आंसर दोगे, कहोगे कि मैडम जो प्लम्बिज्म होता है ना इसमें क्या होता है, इसमें लेड की पॉइजनिंग शरीर में होने लगती है। अगर शरीर में सीसा की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, जो ये जो यूरोप वगैरह है ना, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो बर्तन होते थे वो शीशे के इस्तेमाल किए जाते थे। अब उसकी वजह से क्या होता था, लोगों में ना प्लम्बिज्म की बीमारी होने लगी। अब सोचे पता नहीं है क्या हो रहा है, कैसे लोग इस चीज से पीड़ित हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने पता लगा कि जो भाई ये जो लेड होता है ये पॉइजनस होता है, और इस वजह से फिर उन्होंने ये जो शीशे के बर्तन है इसमें पहले शराब पिया करते थे यूरोपीय लोग, ठीक है, तो वो जो है इन्होंने फिर इस्तेमाल करना बंद किया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? श्रोणि कंकाल की बात करते हैं तो आपकी जो हिप बोन होती है उसकी बात करी गई है, ये आपका श्रोणि कंकाल है, ठीक है। और ये जो आपका श्रोणि कंकाल है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसकी जो शेप रहती है वो ट्रायंगुलर शेप रहती है। कैसी? इसका त्रिकोण आकार होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 37 नहीं है, 17 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन? भाई जो वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम की यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सी चीज सिर्फ और सिर्फ इतनी देखना चाहते हैं कि कौन सी जो वेवलेंथ है वह सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे एक कोड याद किया था, कौन सा? कॉस्मिक गाड़ी SUV, कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है। तो कॉस्मिक का बोले तो मतलब क्या हो जाता है, कॉस्मिक रेज। गाड़ी का मतलब हो जाता है गामा रेज। XUV का मतलब क्या है, ये हुई एक्स रे, ये हुई UV रे, ये हुई विजिबल रे। इनका मतलब है इंफ्रारेड। माई का मतलब है माइक्रोवेव। और रेंज का मतलब क्या हो जाता है, रेंज का मतलब हो जाता है रेडियो वेव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा तरंग दैर्घ्य विकिरणों का सही अनुक्रम है? क्या आंसर कर दोगे? तो अब देखो, ये इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो अब बस देख लो, आंसर कर लो। UV है, ग्रीन है, IR है और एक्सरे है। मतलब हमारे को सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों से मतलब है, ठीक है। तो इसमें देखो बोल रहा है UV की सबसे ज्यादा है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये गलत। IR की सबसे ज्यादा है, हाँ ठीक लग रहा है थोड़ा। उससे कम है विजिबल, ठीक है जी बिल्कुल सही। फिर उससे कम है UV, बिल्कुल सही। फिर उससे कम है एक्सरे, आंसर यही सही है। और भी एक ऑप्शन है जिसमें सेम IR को दिया गया है लेकिन IR के बाद एक्सरे आ गई सीधे, तो ये भी गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द नेचुरल इंडिकेटर इज, निम्न में से कौन सा एक नेचुरल इंडिकेटर है? अभी रिसेंटली जो आपका MTS का एग्जाम हुआ है उसके अंदर ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है या सूचकांक है जो क्या बताता है, जो बताता है कोई चीज एसिड है कि बेस है, जो हमें प्रकृति से सीधा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्या? ऑप्शन नंबर 1 है फिनोफ्थलीन, B है लिटमस, C है मिथाइल ऑरेंज और 4 है ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर कर दोगे कि मैडम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की,
नेचुरल इंडिकेटर की, तो फिनोल्फ्थलीन जो होता है वह नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ये क्या है, ये आपका हम केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या है, केमिकल है। लेकिन जो लिटमस होता है यह क्या है, आपका नेचुरल इंडिकेटर है। कहाँ से बनाया हमने ये लिटमस, तो हम क्या कहेंगे, लाइकन नामक पौधे से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, लाइकन प्लांट से बनाते हैं, लाइकन पादप से इसको बनाया जाता है, ठीक है बच्चा। ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग। पर्पल कलर का प्लांट होता है, लिटमस पेपर आपके पास दो कलर का होता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू, ठीक है। इनमें से ध्यान रखना कि आपको मैंने कोड्स बता भी रखे थे, शालानी और अनिल करके, कि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है आप लोगों से, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़े जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है। जल्दी से बताएंगे एक बार कि कितने प्रतिशत हम जो सांस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। क्या कह दोगे कि मैम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी जाती है ना वह 0.04% रिलीज करी जाती है, ठीक है, या फिर 4% रिलीज करी जाती है, या फिर 16%, या फिर 21%। तो भाई देखो, हम जितनी जैसे 78% हम नाइट्रोजन इनहेल करते हैं, हम उसको एज इट इज बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से हम सिर्फ 16.9% बाहर करते हैं, ठीक है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से क्या हो जाती है, वह मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बर्निंग करती है, किस ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर में बर्निंग करती है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम 4.1% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मैडम हम यहाँ पे आंसर करेंगे 4%। क्या आंसर करेंगे, 4% हम लोग यहाँ पे सही उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आप लोगों से कि हाइपरकैलिमिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। चलिए जी जल्दी से बताएंगे एक बार। हाइपरकैलिमिया आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से, पोटेशियम की कमी से, या सोडियम की कमी से। क्या कह दोगे कि मैम हाइपरकैलिमिया जो होता है ना इसमें क्या होता है, कैलीन, कैलीन बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है ना उसकी अधिकता कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में पोटेशियम कम होने लगता है तब क्या होता है, आपको हाइपोकैलिमिया हो जाता है, और जिसको हम क्या कह देते हैं कि भैया ये समस्या की जड़ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग एयर ट्रेवल्स, यानी कि हवाई यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सी धातु निषिद्ध है, यानी कि कौन सी धातु हम नहीं लेके जा सकते एयर ट्रेवल्स के दौरान। ऑप्शन नंबर 1 है एल्यूमिनियम, 2 है मरकरी, 3 है सोना यानी कि गोल्ड, और 4 है सीसा यानी कि लेड। क्या आंसर करोगे मैडम, क्या लेके जाना मुश्किल है एल्यूमिनियम में हवाई जहाज में। भैया हवाई जहाज में जब आप जाते हो, ठीक है, हवाई जहाज में जब आप जाते हो तो आपसे ना एक चीज भारी रखवा लेते हैं अगर आपने गलती से कैरी कर रखी है तो, एंड दैट इज थर्मामीटर, ठीक है। क्या है, थर्मामीटर है, ठीक। और ये जो थर्मामीटर है इसको हमने बाहर क्यों रखवाया, कांच की वजह से नहीं, हमने इसको बाहर रखा पारे के कारण। भाई जो मरकरी होती है ना यह क्या करती है, यह मरकरी एमलगम बनाती है। क्या बनाती है, अमलगम बनाती है, और ये जो अमलगम होता है इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम है वो जो एल्यूमिनियम का क्या बना हुआ है, एल्यूमिनियम का आपका हवाई जहाज बना हुआ है उसमें छेद हो सकता है, और फिर अल्टीमेटली क्या है, एरोप्लेन क्रैश की समस्या हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है बच्चे जी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है, बताइए कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है, कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। बेकेलाइट है, सेल्यूलोज है, पीवीसी है, या नायलॉन है। क्या आंसर कर दोगे कि मैडम अगर हम नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं तो बेकेलाइट जो होता है यह तो
ये तो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बेकेलाइट तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको अप्राकृतिक चीजों से बनाया। पीवीसी की बात करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, यानी कि विनाइल क्लोराइड की सहायता से ही बनता है। तीसरा आ जाता है नायलॉन, तो ये भी मैम कैप्रोलैक्टम की मदद से बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो सेल्यूलोज होता है वह क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर हो जाता है हमारे लिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, कहता है फैब्रिक मेड फ्रॉम डैश डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, ठीक है। तो ये जो कौन सा पॉलीमर है जिससे बने हुए कपड़े जो होते हैं उन पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं जल्दी से। तो जिम वाले कपड़े हैं ना, जिनको पहन के जाके जिम करके आते हो, लेकिन फिर घर पे आके धुलवाने के बाद कभी नहीं कहते मम्मी आपने प्रेस नहीं कराने को भेजा। तो क्यों है, क्योंकि वो कपड़ा बना होता है पॉलिस्टर का, ठीक है। करके देख लें हाँ बिल्कुल, एक बार करके देख लेना चाहिए, चाहे तो प्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो जो रिंकल नहीं पड़ते ना, फिर वो पड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर वो चिपक जाएगा आपका, चिपक जाएगा बिल्कुल। तो वो जो रिंकल नहीं पड़ते हैं ना, वो पड़ जाएंगे। और कैसे पड़ेंगे भाई साहब, पूरा चिपका हुआ कपड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिस्टर का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है। तो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।